हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है हमारे आई एग्जाम बी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुरुक्षेत्र मैगजीन का अगस्त मंथ का इश्यू, जिसका टॉपिक था इंडिया एन एग्रीकल्चरल पावर हाउस। तो इंडिया कैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक पावर हाउस बनता जा रहा है, या हम देखेंगे कि हमारी प्री ग्रीन रेवोल्यूशन कंडीशंस क्या थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान क्या कंडीशन हुई और आज हमारी कंडीशंस क्या हैं और क्या वे फॉरवर्ड है और कहां हम इसको आगे ले जा सकते हैं। दोस्तों ये आपके नाबार्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला इश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर पढ़ें, इसको बिना पढ़े ना जाएं। और इसके पहले जो जुलाई मंथ का कुरुक्षेत्र मैगजीन का इशू था वो था रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो अगेन वो आपका जो एआरडी पर्सपेक्टिव में है, ये दोनों ही कुरुक्षेत्र मैगजीन के इशू आपको कंप्लीट स्टडी करा देंगे। तो आइए सीधे हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो जब भी हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इमर्जिंग ट्रेंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा कंपैरिजन। 1950 में हम कितना प्रोड्यूस कर रहे थे, तो अगर आप देखोगे 1950 में हम प्रोड्यूस कर रहे थे 50.8 मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन, और आज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 305, जो कि थर्ड एडवांस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग था। अभी अगस्त में फोर्थ एडवांस एस्टीमेट भी आ गया, जिसके अकॉर्डिंग हम 308 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ये लीप है 50 मिलियन टन से 308 मिलियन टन्स पे, तो इतना ज्यादा जो ह्यूज लीप है ये क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अब आप यहीं पे देख सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी इसके बीच में 1960 से 1970 के बीच में। 1966 को हम जनरली कहते हैं कि कट ऑफ ईयर है, उसके बाद से हमको रिजल्ट्स आना शुरू हुए थे। तो आप देख सकते हो कि 1950 में 50 था, उसके बाद 82 हुआ 60 में, और देन उसके बाद 108, फिर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता ही गया। आज हम 308 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपको एक सिंपल कंपैरिजन पता होना चाहिए कि व्हाट वी वर प्रोड्यूसिंग एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस और प्री ग्रीन रेवोल्यूशन एरा, एंड नाउ व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग। ओके, सो दिस इज द बेसिक कंपैरिजन। देन आगे बढ़ते हैं। अगर हम ऐसे सिमिलर ट्रेंड्स देखें बाकी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी, तो हम पाएंगे कि न सिर्फ केवल फूड ग्रेन आगे बढ़े हैं, बल्कि हमारी जितनी बाकी क्रॉप्स भी थी वो उन सभी का प्रोडक्शन आगे बढ़ा है। ओनली अगर आप देखोगे एक जो लिमिटिंग है वो एक पल्सेस और ऑयल सीड है। ऑल्दो हम इसकी लिमिटिंग भी नहीं कहेंगे, बट इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ जैसे हमारे फूड ग्रेन सीरियल्स बाकी सारी चीजों का हुआ है। पल्सेस हम तब 8 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे थे, अभी हम 25 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऑल्दो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बट हम कंज्यूमर भी हैं, तो हमारी कंजम्पशन नीड्स बहुत ज्यादा है इन केस में। सो इज द केस विद द मिल्क, एग एंड फिश। मिल्क में भी हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, वो भी पिछले लास्ट 2 डिकेड से। तो हम उस टाइम पे 17 मिलियन टन प्रोड्यूस कर रहे थे, आज हम जो अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर एस्टिमेट है हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 198.4 मिलियन टन। सिमिलरली फिश एंड एग का भी आप देख सकते हैं, तो एक बहुत अच्छी लीप है। और अगर हम CAGR देखें, जो हमारा एवरेज ग्रोथ रेट है, क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट, तो हम देखेंगे कि ये 3.63 है, 6.18 है, 4.35 है। सो दीज आर द ट्रेंड्स इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्वांटिटी इन द मिलियन टन एज पर द प्रीवियस ईयर, या फिर और जो अभी का डेटा है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई एग्जाम बी ने फॉर योर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारा नाबार्ड का ऑनलाइन कोर्सेज है नाबार्ड प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो जनरल पोस्ट के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर, IT, राजभाषा और फाइनेंस का, वी आर ऑफरिंग फ्लैट 70% ऑफ। तो आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं इफ यू वांट टू प्रिपेयर फ्रॉम द आई एग्जाम बी। तो दोस्तों आप जरूर यूज करें कोड, आप इसका NAP70 यूज कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर इन इंडिया, अ रेट्रोस्पेक्ट एंड द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। तो अगेन अ रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट हमने पहली वाली इमेज में डिस्कस किया कि फूड ग्रेन्स में हम कहां से कहां पहुंचे। एक बार हम फिर से इसको देखेंगे जस्ट टू रिवाइज, और बेसिकली इसमें कंपैरिजन किया गया है जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं उनका। तो देखिए रिसर्च वाज ऑलरेडी अंडरवे इन द 1950s एंड 60s। तो ये वही बात है कि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले का टाइम था, ग्रीन रेवोल्यूशन का ईयर जहां से हमको रिजल्ट आना शुरू हुए 1965, 66, 67 था, उससे पहले रिसर्च चल रही थी। रिसर्च किसके लिए थी? डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड जिन्हें हम इनपुट्स कहते हैं, एंड दैट टिल मिड 1960s व्हेन द ग्रीन रेवोल्यूशन वाज वेल एंड ट्रूली अंडरवे इन द कंट्री। सो ये बेसिकली आउटकम्स थी ग्रीन रेवोल्यूशन रिसर्च की कि हमें हाई यील्डिंग वैरायटीज लगानी है और उनमें हाई इनपुट एफिशिएंसी इनपुट्स हमें प्रोवाइड करने, सो दैट कि हमारी यील्ड बढ़ सके, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। 1951 में अगर आप देखो यील्ड ऑफ व्हीट की थी हमारी 663 kg पर हेक्टेयर,
और राइस की थी 668 केजी पर हेक्टेयर। अगर लास्ट ईयर को आप देखोगे तो राइस की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होकर हो गई है 2659 केजी पर हेक्टेयर। तो आप ये देख सकते हो उस समय जो 6.68 क्विंटल पर हेक्टेयर थी वो भी 26 क्विंटल पर हेक्टेयर हो गई। सिमिलरली वीट की 6.63 क्विंटल पर हेक्टेयर थी और वो अभी बढ़ के कितनी हो गई है 35 क्विंटल पर हेक्टेयर, 3500 केजी पर हेक्टेयर आप इसको कह सकते हैं। सिमिलरली अवेबिलिटी पे भी फर्क पड़ा है। जो हमारी 1951 में पर कैपिटा अवेबिलिटी थी वो 394.9 ग्राम पर डे थी और 2020 में ये बढ़ के कितनी हो गई है 512.6 ग्राम पर डे। तो ये हमारा रीसेंट एडवांसमेंट्स हैं किसकी वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। और उसमें भी जो प्रमुख योगदान जिसे हम कह सकते हैं वो किसका है, हाइल्डिंग वेराइटीज का। देन सिमिलरली ये फूड ग्रेन की बात थी, वैसे ही लाइव स्टॉक में भी अगर हम देखें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। मैंने आपको बताया कंज्यूमर भी हम है और वो भी कब से, लास्ट 2 डिकेड से। और हमारा अभी प्रोडक्शन कितना है 198 मिलियन टन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा। पर कैपिटा अवेबिलिटी है 407 ग्राम्स पर डे एज अगेंस्ट द पूरे वर्ल्ड की अगर हम अवेबिलिटी देखेंगे तो इट इज अराउंड 300 ग्राम्स पर डे। नियरली 19% ऑफ द वर्ल्ड टोटल मिल्क प्रोडक्शन कहाँ से कंट्रीब्यूट किया जाता है, इंडिया से। अगर हम इंडिया के कंट्रीब्यूशंस की बात करते हैं तो हमें जनरली इस डिजिट पे क्या याद आता है कि हमारा टोटल पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूशन कितना है 17%। तो सिर्फ हमारा पॉपुलेशन में ही कंट्रीब्यूशन नहीं है बल्कि हम कहीं कहीं अच्छी चीज़ों में भी वर्ल्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। Then total milk production increased from 17 million ton in 1950 से अभी हमारा 198 हो गया है और जो ग्रोथ रेट है वो कितना है 3.63। देन इंडिया इज इमर्ज एज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग। हम मिल्क में हम फर्स्ट हैं, एग में हम थर्ड हैं। पर कैपिटा अवेबिलिटी एग की जो 86 पहुंच चुकी है 2019 एंड 20 में। सिमिलरली फिश प्रोडक्शन भी हमारा काफी इंक्रीज हुआ है जिसका ECGR है 4.35%। ये इसकी आपको PDF मिल जाएगी, इस वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया रहेगा, वहां पे आपको ये PDF मिल जाएगी, आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। देन अगर हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स की बात करें, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट से हम बेसिकली रेवेन्यू जनरेशन की बात करते हैं कि हम एग्रीकल्चर के थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं बाय एक्सपोर्टिंग आवर प्रोड्यूस। तो जैसे आपको पता है कि इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, मिल्क का है, पल्सेस का है, स्पाइसेस का है, टी, कैश्यू एंड जूट का। तो हम इन एरिया में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और बहुत सारे एरिया में वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। चाइना हमसे कई चीजों में आगे है क्योंकि उसका एरिया भी बहुत ज्यादा है कंट्री का, हमारी कंट्री का एरिया भी कम है, हम उसको कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। तो वीट, राइस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, शुगर केन, कॉटन एंड ऑयल सीड्स में वर्ल्ड में हमारी सेकंड पोजीशन है। तो एग्रीकल्चर अगर क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन की बात करेंगे तो हमारी इंडिया की कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, हम बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। बट सेम टाइम हमारी पॉपुलेशन भी थोड़ी सी ज़्यादा है इसलिए हमारा कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा होता है। बट इतना प्रोड्यूस करने के बाद भी हमारा जो एक्सपोर्ट है वो मियरली कितना है 1.1% इन 2000 और वो अभी कितना हुआ 2.27% इन 2017 और जिसको वैल्यू किया गया 39 बिलियन US डॉलर पे। हालांकि देखिए अभी आगे आप देखोगे जो इंडिया की रैंक है वो कितनी है, टॉप 10 एक्सपोर्टर में। बट हमारी जो पोटेंशियल है अगर हम उसको पूरा फुली यूटिलाइज करते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग और वो यूज करके तो हम टॉप 5 एक्सपोर्टर बन सकते हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम देखोगे 1950 एंड 51 में तो हमारा जो एग्री एक्सपोर्ट था वो अराउंड 150 करोड़ रुपीस था जो अभी 2.5 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। और यही एक एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जिसमें कोविड का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जहां पे लास्ट ईयर कोविड की वजह से हमारा रिटेल सेक्टर, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमारा सर्विस सेक्टर सारा का सारा स्लिड हुआ, वहीं पे एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा था जो अनअफेक्टेड रहा। ड्यूरिंग अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 जिसको हम कहते हैं मोस्ट अफेक्टेड टाइम पीरियड बाय द कोविड, तो उसमें एग्री एक्सपोर्ट का कितना हमारा 2.74 लाख था एज कम्पेयर टू 2.31 लाख करोड़ रुपीस प्रीवियस ईयर से। और तो हमारी टोटल इंक्रीज कितना था 18.59% का। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फिगर दैट हमारा जो एक्सपोर्ट था वो लास्ट ईयर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वो इंक्रीज किया 18.49%। तो ये हमारे एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ। अगर जीवीए कैलकुलेशन की बात आती है, जब भी हम टोटल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं कंट्री की, जो फिर हम जब इंडिविजुअल सेक्टर की को कैलकुलेट करते हैं थ्रू द जीवीए मेथड, तो उसमें हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर का जो हमारा टोटल शेयर है तो एग्रीकल्चर में भी कौन कौन कंट्रीब्यूट करता है। तो आप देखोगे जो सबसे ज्यादा है ये हमारा ये पूरा हमारा क्रॉप्स के थ्रू
कवर होता है, मतलब 67.4%। ये कब का था? 2010 एंड 11 का। उसके बाद इसमें 19% लाइव स्टॉक है, 8.7% फॉरेस्ट्री एंड 4.4% फिशिंग है। और अगर आप आज की तस्वीर देखेंगे तो ये हमारा लगभग 10% डिक्रीज हो गया। क्रॉप का कितना हो गया? 58.2%। और जो इंक्रीज हुआ है वो किस में हुआ है? लाइव स्टॉक में। और थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एंड लॉगिंग में, और फिशिंग एंड एक्वाकल्चर में इंक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो पोटेंशियल एरिया है हमारा वो कौन सा? फिशरीज और सॉरी एनिमल हस्बेंड्री, या फिर आप कह सकते हैं इसको लाइव स्टॉक, और दूसरा है हमारा फिशिंग। तो इन दोनों में ही गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, चाहे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, एनिमल हस्बेंड्री डेयरी फंड हो, केसीसी फॉर द फिशरीज फार्मर्स, या फिर एनिमल हस्बेंड्री फार्मर हो, तो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है कि इन फार्मर्स को और इस सेक्टर को हम आगे बढ़ाएं, सो दैट कि हम इसमें ग्रोथ भी अचीव कर सकें। इवोल्यूशन पर्सपेक्टिव में देखेंगे अगर हम, वो भी क्रेडिट पॉलिसीज को, तो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे आई थिंक, क्योंकि ये आप सभी लोगों को पता है एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट बनाया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 1934 में फॉर द क्रेडिट फ्लो इन द इंडिया। टिल द 1960s एक कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर बना फंड को फ्लो करने का इन द रूरल एरिया बेसिकली। नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियलाइज्ड बैंक 1969 में हुआ। उसके बाद ही जो हमारा डिप्राइव्ड सेक्शन था या जो बाकी सेक्टर था, उससे पहले हम सभी को पता है कि लोन्स बैंक्स के थ्रू केवल कॉर्पोरेट्स को ही मिलता था, बाकियों को नहीं मिलता था। तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए 1991 में। किसान क्रेडिट कार्ड आया, जिससे कि किसान को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जो प्रोडक्शन क्रेडिट किसान को बाहर से लेना पड़ता था, जो साहूकार होते हैं या हम जिनको मिडिल मैन या फिर हम बाकी कहते हैं, उनसे उनके बजाय वो बैंक से ही ले सकते थे। तो अगर हमें उसके बाद सिमिलरली थोड़ा सा गवर्नमेंट ने बैंक्स को भी फोकस किया, उनके लिए टारगेट सेट किए गए थ्रू द पीएसएल लैंडिंग। तो 1974 में पीएसएल को लॉन्च किया गया था। इसके अकॉर्डिंग आरआरबीज को 75% प्राइवेट सेक्टर में डील करना पड़ता है। सिमिलरली जो अगर बाकी कमर्शियल बैंक्स का देखोगे आप, शेड्यूल कमर्शियल बैंक का, तो 40% पीएसएल टारगेट्स होते हैं, जिसमें 18% एग्रीकल्चर के लिए होता है। उसके अलावा 8% होता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए। इट इज ऑफ द एएनबीसी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। और उसके बाद गवर्नमेंट इनको सब टारगेट्स को धीरे धीरे इंक्रीज भी कर रही है। तो ये बेसिकली फोकस है गवर्नमेंट का, ताकि हमारा क्रेडिट का फ्लो एग्रीकल्चर में भी वैसा ही हो पाए जैसा हम बाकी सेक्टर्स में कर रहे हैं। अगर हम इसको एक बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया गया है, ये इस महीने की कुरुक्षेत्र मैगजीन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट की ग्रोथ हुई है। 1970 के टाइम पे देखोगे तो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, देन आरआरबीज आई, देन नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के सेकंड फेज, देन 1982 में नाबार्ड आया, 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, ग्लोबलाइजेशन एंड ऑल, 1998 में केसीसी, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। 2004 में डबलिंग ऑफ द एग्रीकल्चर क्रेडिट किया गया। 2004 में इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ISS जो 2% की स्कीम है वो लाया गया। देन 2008 में जो पूरा कंप्लीट इंडिया में फार्म लोन वेवर आया था। देन उसके बाद 2014 ऑनवर्ड स्टेट लेवल में डिफरेंट आपने स्टेट्स में देखा कि लोन वेवर आया। तो लोन वेवर स्कीम ऑल्दो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती हैं, क्योंकि उससे एक जो पूरा डिसिप्लिन होता है, क्रेडिट डिसिप्लिन, वो खराब होता है। आप लोगों ने पढ़ी होंगी वेरियस रिपोर्ट्स, उसको बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। एग्जिस्टिंग जो लोन पे कर रहे हैं फार्मर्स, उन पे भी ये नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर भी हम नहीं जाएंगे, बट ये ओवरऑल ग्रोथ है जो आप देख सकते हो। देन गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है बाकी आगे चीज़ों को बढ़ाने के लिए, वन नेशन एंड वन मार्केट। तो ये ई नैम है, ई नैम गवर्नमेंट 2016 में लेकर आई थी। उसके लिए बेसिकली ये है कि फार्मर एसेसिबिलिटी कर सके डिजिटली इन द नंबर ऑफ मार्केट्स, और जहां उन्हें अच्छा प्राइस मिले वहां वो अपनी क्रॉप को बिड करें या ऑक्शन करें। देन अभी तक जो है 1000 एग्रीकल्चर मार्केट इससे लिंक कर दी गई है, और इस बार के लिए जो टारगेट है वो भी कितना है, 1000 मार्केट्स का। देन प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये स्कीम है फाइनेंशियल इंक्लूजन की। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में 2014 में जब गवर्नमेंट आई थी, एनडीए गवर्नमेंट, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन योजना लेकर आए कि हर एक व्यक्ति का खाता होना चाहिए, उसमें कोई मिनिमम बैलेंस की जो बाध्यता थी वो भी खत्म कर दी, और एटीएम एंड चेकबुक, वो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी देना सुनिश्चित किया थ्रू द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसमें 2 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है नॉमिनी को ऑन द डेथ। तो ये 330 रुपीज़ इसमें पर ईयर पे करना होता है, आप लोग ने बैंक में देखा होगा। देन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सिर्फ 12 रुपये का है, 1 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। इसमें भी 2 लाख रुपीज़ का कवर होता है ऑन द एक्सीडेंटल डेथ। देन अटल पेंशन योजना, तो ये एक पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट ने इसको भी लॉन्च किया।
देन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स और एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप एंड एग्रीकल्चर एंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो आप देखेंगे उसमें स्टार्टअप इंडिया तो इनिशिएटिव है ही, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं। एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन कंपोनेंट ऑफ द बेसिकली जो कंपोनेंट है वो किसका है, RKVY रफ्तार। तो RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, और ये इसकी स्कीम है। बेसिकली RKVY का अम्ब्रेला स्कीम है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। देन स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड द इनोवेशन फंडिंग सपोर्ट बाय द DBT, DST, नाबार्ड एंड नीति आयोग, ये सारे ही इसको करते हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर में अगर आप देखें तो गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई है। फिशरीज के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, एग्रीकल्चर के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डेयरी के लिए डेयरी प्रोसेसिंग फंड। तो इस टाइप के लिए एक बहुत अच्छा एग्री बिजनेस और एक इकोसिस्टम बनाया जा रहा है जो कि एग्रीकल्चर बिजनेस को सपोर्ट कर सके। सो ये था इस बार का इशू। बेसिकली ये एग्रीकल्चरल सेटअप पे डिपेंड था और इसमें बहुत एक अच्छी स्टडी दिखाई गई कि हमारे इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं, हमने क्या क्या किया है और कैसे गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ा रही है और गवर्नमेंट के इन फ्यूचर टारगेट्स क्या है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, हमारा एग्रीबी टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम लोग रेगुलरली अपडेट्स डालते हैं, क्वेश्चंस डालते हैं नाबार्ड से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड। और मैंने ये वहाँ ये अक्सर देखा है कि वहाँ पे मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स वहाँ पे गलत करते हैं, जब वो क्योंकि कन्फ्यूज़न की वजह से। तो आप ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ पे वो सारे ही टेस्ट देते रहें तो आप खुद को एनालाइज भी कर पाएंगे। एंड जैसा मैंने आपको पहले बताया, एग्जाम्बी इज ऑफरिंग 70% फ्लैट डिस्काउंट इन द नाबार्ड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। तो आप अपनी प्रिपरेशन को एग्जाम्बी के गाइडेंस के साथ करना चाहते हैं तो आज ही एनरोल करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड PDF के लिए नीचे लिंक दिया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड।